ठीक, फर्स्ट टॉपिक था परसेंटेजेस, वी आर डन विद द परसेंटेजेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट टू वर्ड्स जो जो चैप्टर के हैं, रेट और रेशियो, ठीक है, वी विल नॉट बी कवरिंग दीज टू वर्ड्स क्योंकि ये हम लोग एक्सटेंसिवली क्लास 7 और 6 में कर चुके हैं। वी विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली विद प्रोपोर्शन। ठीक है, ग्रेड 8 में हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन से स्टार्ट करते हैं। रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोथ टाइप्स भी डिस्कस करनी होती हैं ग्रेड 8 में। इससे पहले तुमने प्रोपोर्शन की टाइप्स नहीं डिस्कस की होंगी। तो एज फार एज द वर्ड प्रोपोर्शन इज कंसर्न, प्रोपोर्शन को मैंने डिफाइन किया था कि प्रोपोर्शन आर बेसिकली इक्विवेलेंट रेशियोज। बाय द वे वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक फ्रॉम D2। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम D2, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। इक्विवेलेंट रेशियोज आर टू रेशियोज दैट आर इक्वल। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 1:2, ठीक है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ रेशियो। रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कॉलन यूज करते हैं, इन दो डॉट्स को हम कहते हैं कॉलन। 1:2 मीन्स 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, जैसे तुम्हारे मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 10 आते हैं, अगर तुम्हारे 7 मार्क्स आए तो टीचर लिखती है 7 आउट ऑफ 10। ठीक है ना, तो द रेशियो इज 7:10, ऐसे ही है। ठीक, तो आई कैन ऑल्सो राइट रेशियो इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। मैं रेशियोज को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब लेट्स जस्ट स्टडी दीज टू रेशियोज। दिस इज 1:2 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, दो में से एक पार्ट। और द नेक्स्ट रेशियो इज 2 आउट ऑफ 4, 2:4 मीन्स आउट ऑफ 4 आई हैव 2। ठीक है, इसको मैंने यहाँ सर्कल में भी ड्रॉ किया है। देखो, दिस इज माय सर्कल, आई हैव डिवाइडेड माय सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने अपने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड देन आई हैव कलर्ड 1 पार्ट। तो दिस इज 1:2। ठीक है, आउट ऑफ 2 पार्ट्स आई हैव कलर्ड 1 पार्ट। एंड इन द नेक्स्ट फिगर आई हैव डिवाइडेड माय सर्कल इनटू 4 पार्ट्स। मैंने अपने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड देन आई हैव शेडेड 2 पार्ट्स। तो क्या ये दोनों शेडेड रीजन एक नहीं लग रहे? ठीक है, देखो इसमें भी हाफ सर्कल शेड है और इसमें भी हाफ सर्कल शेड है। इसका मतलब है 1:2 एंड 2:4, दीज टू आर इक्विवेलेंट रेशियोज बिकॉज दे आर टेलिंग अस द सेम थिंग। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे कहता कि दिस इज 1/2 और 2/4 इज एन इक्विवेलेंट रेशियो और फ्रैक्शन, क्या एक और मुझे बता सकते हो? क्या एक और इक्विवेलेंट रेशियो मुझे बता सकते हो तुम लोग? 1:2, 2:4, आगे वाला बता सकते हो कोई? 5:10. 5/10, exactly. 5/10 means out of 10 I have 5. So exactly this is the ratio same. और कोई है एग्जाम्पल? एक और बता सकते हो? 4/8. 4/8, बिल्कुल। 4/8 is also the equivalent ratio because these 4 3/6. are 3/6. Very good. These all are telling us the same thing. ये सब हमें एक ही चीज बता रहे हैं। ठीक है, ये out of 6 we have 3, out of 2 we have 1. So the ratios which represent the same quantity, अगर ये एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो these are called the equivalent ratios है। वैसे दिखने में देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 6 है। यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, 2 है। हाउ कैन दे बी इक्वल? ये इक्वल कैसे हो रहे हैं? ठीक है, दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज बिकॉज दे आर टेलिंग अस द सेम थिंग। ठीक है, ये भी यही बता रहा है कि 6 टोटल 6 थे, उसमें से मेरे पास 3 है, और ये भी यही बता रहा है कि टोटल 2 है, उसमें से मेरे पास 1 है। तो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, दीज टाइप ऑफ रेशियोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है, equivalent ratios are proportions. Proportions are of two types. The first type is called the direct proportion and the second type is called the inverse proportion. Okay, we have two types of proportion which will be studied. The first one is the direct proportion, then the other one is the inverse proportion. Direct proportion is a proportion in which we have two quantities. If one quantity increases, other one also increases. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं दो क्वांटिटीज की बात करूं तो अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो अदर वन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर वन इज आल्सो इंक्रीजिंग। एग्जांपल एक मैं देता हूं, फिर तुम लोग मुझे एग्जांपल शेयर करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू बाय 4 एग्स। ठीक है, आपको 4 एग्स खरीदने हैं। आपने शॉपकीपर को बोला कि 4 एग्स मुझे दे दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने 4 एग्स के 50 रुपीज आपसे मांगे। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 4 एग्स की जगह 8 एग्स कर दूं, ठीक है, 4 एग्स और इंक्रीज कर दूं और मैं उसको बोलूं कि नाउ गिव मी 8 एग्स, व्हाट डू यू थिंक कि कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? नाउ यू हैव टू पे 50 दोगे, लेस देन 50 दोगे या मोर देन 50 रुपीज दोगे उसको? More than. मोर देन 50। इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने एग्स की क्वांटिटी को इंक्रीज किया
कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। अगर मैं और एक्स बढ़ाता रहूंगा तो कॉस्ट और बढ़ती रहेगी, ऐसे ही है ना? जी जी। तो तो इसका मतलब है कि एक्स और कॉस्ट, ये जो दो क्वांटिटीज हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्स, द कॉस्ट ऑफ द एक्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। ऐसी एग्जाम्पल तुम लोग दे सकते हो मुझे कोई? सर किसकी देनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा सोचो कि दो क्वांटिटीज, एक को इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरी भी इंक्रीज हो। ऐसी कोई एग्जांपल है तुम लोग के पास? सर शुगर। ठीक है, शुगर और प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। और सोचो। नंबर ऑफ पिज्जाज और उसकी प्राइस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर मैं पिज्जा बढ़ाता रहूंगा तो प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? जी बढ़ेगी सर, पिज्जा भी है। हरी ठीक है, और बर्गर बर्गर्स हो गए, बर्गर, सैंडविच। और सैंडविच हो गया, ठीक है। और खाने से बाहर निकलो ना, खाना ही खाना चल रहा है। और सोचो कुछ। वैसे सर वो बैडमिंटन, बैडमिंटन बैड में, की रैकेट। ठीक है, ठीक है। अच्छा वो ये बताओ कि क्लास में टेबल और चेयर्स, पे स्टूडेंट, बैट्स जबरदस्त, वेरी गुड। और टेबल और चेयर्स का क्या है? नंबर सर ऑफ जितने स्टूडेंट्स और टेबल। बढ़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स बढ़ाता रहूंगा तो टेबल्स मुझे ज्यादा चाहिए होंगे ना क्लास में। जी ठीक है, इसका मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जी। दोनों एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब कम करूंगा तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी फिर? अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम डिक्रीजिंग वन क्वांटिटी, व्हाट विल हैपन टू द अदर क्वांटिटी? बढ़ेगी कि कम होगी वो? फॉर एग्जाम्पल, सेम रहेगी। वो क्या होगी? सेम। सेम रहेगी। चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है ना वो 10 बिस्किट्स बाय किए, ठीक है। शॉपकीपर को आपने जो है वो 200 रुपीज दे दिए, ठीक है। अब आपने रियलाइज किया कि मेरे पास तो 200 ही थे, मुझे तो और भी चीजें चाहिए। तो आपने उसको बोला कि यार मैं 10 बिस्किट्स नहीं ले रहा, मैं 5 बिस्किट्स ले रहा हूँ। तो अब वो आपको पैसे वापस करेगा या आपसे और पैसे लेगा? वापस वापस करेगा। करेगा। इसका मतलब है कि करेगा। आपने बिस्किट्स की क्वांटिटी कम करी तो पैसे भी कम होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। इफ यू आर इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी, अदर वन ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली अदर क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। देखो मैंने एरोज बनाया, तो इफ वन इज इंक्रीजिंग, अदर वन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ वन इज डिक्रीजिंग, अदर वन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। इसके बाद मैंने ये क्रॉस बनाया, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेटेजी विच वी यूज टू सॉल्व डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन को। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रेटेजी है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे अप्लाई होती है ये आज हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ जस्ट राइट इट डाउन। दिस इज द स्ट्रेटेजी विच वी यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी यूज दिस स्ट्रेटेजी। अब जरा इनवर्स प्रोपोर्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में अगेन वी हैव टू क्वांटिटीज। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर वन तो डिक्रीज, दूसरी डिग्री। ठीक है। एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी डिक्रीज होगी। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ऐसी थी कि फॉर एग्जांपल यू हैव 5 बर्गर्स एंड 5 फ्रेंड्स, ठीक है। यू हैव 5 बर्गर्स एंड 5 फ्रेंड्स। अब मुझे ये बताओ कि 5 बर्गर है और 5 दोस्त हैं, तो बर्गर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट? लगेंगे 10-15 मिनट। 10-15 मिनट, अच्छा। और अगर मैं यहाँ 5 फ्रेंड्स की जगह 10 फ्रेंड्स कर दूं तो और अब टाइम कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा। का कम हो कम जाएगा होगा। ना, सेकंड्स हो जाएंगे फिर तो क्योंकि ना। क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये इसकी और एग्जांपल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे काम करना है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां तुम लोग को आइडिया होगा कि व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमें पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, और फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आई होप यू ऑल हैव D2, ठीक है। जल्दी से D2 अरेंज करो, मैं तुम लोग को 1 मिनट दे रहा हूँ, और पानी भी पी के आ जाओ जल्दी से। सर D2 का, क्वेश्चन यहाँ ही लिख सकते हैं। सॉरी, आप क्वेश्चन यहाँ ही लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करा देता हूँ, ठीक है। तुम लोग ठीक लिख है। लो जल्दी। चलो, दिस इज सर वर्क इसकी हेडिंग एग्जाम्पल। क्या होगी? सॉरी, इसकी हेडिंग क्या होगी काम की? इसकी हेडिंग ये रही ना, रेट रेशियो प्रोपोर्शन हो गए। आपकी हेडिंग जो है वो प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज द मेन हेडिंग। मैं लिख भी देता हूँ हेडिंग।
सर मैं पहले समझ रहा हूँ, जो आप लिखेंगे ना क्वेश्चन में आंसर, फिर मैं बाद में कर दूंगा, सही है सर? ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन. दिस इज वर्कड एग्जांपल 1, पेज नंबर 5, D2. आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि किस तरह उसको सॉल्व करना है. Worked example 1, page number 5. The example is, if 6 kg of biscuits cost $27. If 6 kg of biscuits cost $27, calculate the cost of 13 kg of biscuits. क्वेश्चन में आपसे बिस्किट्स की बात की जा रही है और वो कह रहा है कि यू हैव 6 kg ऑफ बिस्किट्स जिनकी कॉस्ट है $27. 6 kg biscuits cost $27. Calculate the cost of 13 kg of biscuits. 6 kg बिस्किट्स की कॉस्ट बता रहा है और पूछ रहा है 13 kg की कॉस्ट कितनी होगी. तो पहले तो जरा क्वेश्चन को समझो और फिर आइडेंटिफाई करो कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोपोर्शन इज दिस. क्वेश्चन में प्रोपोर्शन कैसा है. तो क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट बिस्किट्स एंड द कॉस्ट. तो मुझे ये बताओ कि इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिस्किट्स, अगर मैं नंबर ऑफ बिस्किट्स बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी. इसका मतलब है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि विच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन इज दिस. सो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. The next step is you have to write the two quantities which are discussed in the question. The two quantities are the biscuits and the cost. So we have biscuits and we have cost. अब मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं और मैं डेटा फिल करता हूं. ठीक है, if 6 kg of biscuits, 6 kg of biscuits means I am talking about 6 kg. This is biscuits in kilogram. You have to make two headings every time. क्वेश्चन पढ़ के दो हेडिंग्स बनानी पड़ती हैं. This is 6 kg and the cost is $27. This is the given part. ये क्वेश्चन में गिवन पार्ट था. और फिर वो कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 13 kg बिस्किट्स. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच दिस 13 kg बिस्किट्स कॉस्ट. सिंस आई डोंट नो द कॉस्ट, सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल दैट इज x. ठीक है, 6 kg बिस्किट्स कॉस्ट $27. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 13 kg बिस्किट्स. तो 6 kg कॉस्ट 27, 13x. I don't know the value of x. I have to find the value of x. I told you हाँ बिल्कुल. I told you in the previous slide that the strategy which we use for proportion is cross multiplication. So I will just cross multiply it. ठीक है, cross multiply means I will just write this and then I will make a cross like this. I will multiply these two and I will multiply these two in order to make my equation. देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ. अब मैंने equals to का साइन लिखा बीच में. 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय x will be on this side and then I will multiply 13 with 27. This is called cross multiplication. ऐसे ही करते थे ना क्रॉस मल्टीप्लाई में. And since I have to find the value of x, मुझे अब x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, it will go on the other side and it will get divided. इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा. तो 27 minus 27 multiplied by 13 divided by 6. Now use your calculators. जल्दी से calculators use करो, मुझे आंसर बताओ. What is the answer? Multiply 13 and 27 and divide the answer by 6. What is the answer? सर ये हमने पहले किया हुआ है. कौन सी क्लास में किया हुआ है? सर ये 7 पे ऐसा ही मेथड किया है पूरा हमने. प्रोपोर्शंस क्लास 7 में प्रोपोर्शंस किए थे. हाँ सर किए हैं. इनवर्स भी किए हैं. हाँ चलो ठीक है, फिर आगे जल्दी जल्दी आगे बढ़, रिवीजन हो जाएगा. चलो आंसर बता दो मुझे जल्दी से. x का आंसर कितना आ रहा है? सर 58.5. 58.50. ठीक है. सिंस दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम तो आखिर में स्टेटमेंट जरूर लिखना. वर्ड प्रॉब्लम में आपको आखिर में स्टेटमेंट जरूर लिखनी पड़ती है. तो आप ये लिखोगे कि 13 kg बिस्किट्स कॉस्ट $58.50. जस्ट राइट अ स्टेटमेंट एट द एंड सिंस दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम. चलो move on to the next question. The next question is practice now 1. It is also from your D2.
Question, I will read out the question first, then I will fill the data. The question is, if 50 grams of sweet cost $2.10, 50 grams of sweets cost $2.10, find the cost of 380 grams of sweets. ठीक है, फिर उसने हमें उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है. मैंने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा एंड जस्ट आइडेंटिफाई द टू क्वांटिटीज व्हिच आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. द फर्स्ट वन इज द मास व्हिच इज इन ग्राम्स and the other one is the cost which is in dollars. 50 grams, so I will write 50 over here since 50 grams is given. The mass 50 grams and the cost is 2.10. ये मैं क्वेश्चन पढ़ के फिल कर रहा हूँ. क्वेश्चन में वो मुझसे फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि 50 grams of sweets cost $2.10. Find the cost of 380 grams. You have to find the cost of 380 grams. So I will write 380 over here. Since I have to find the cost, so I will introduce the variable that is y. मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है. तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं मास इंक्रीज करूंगा, मास बढ़ाऊंगा मतलब क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि आई विल यूज द स्ट्रेटेजी ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो आई विल मल्टीप्लाई दीज टू एंड आई विल मल्टीप्लाई दीज टू. इक्वल्स टू का साइन यूज किया. 50 multiplied by y is 50 मल्टीप्लाई बाय वाई, जबरदस्त. 2.10 is equal to y is equal to y is equal to 380 multiplied by 2.10 divided by 50. ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो. y will be equals to, this will be 2.10, 2.10 multiplied by 380, 15.96. 15.96. The value of y is coming out to be 15 point. Since the question is asking you to round it off to the 5 cents, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप जो अपना आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर लेना टू द 5 सेंट्स, मतलब 5 के मल्टीपल्स में. तो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 15.95 लिख देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन में उसने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना 15.96 इज एग्जैक्टली करेक्ट. So your final answer is $15.95. Why? Because the question is asking us to round it off to the nearest 5 cents. 5 के multiples में cents को 5 के multiples में रखो. तो 96 is not a multiple of 5, तो 95 लिख दिया. तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के और भी क्वेश्चंस हैं, जल्दी से 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं. इसके बुक के क्वेश्चंस हैं हमारे पास. ये दोनों क्वेश्चन है ना. सॉरी, ये प्रैक्टिस नाउ 1 है एंड दिस इज प्रैक्टिस नाउ 1 क्वेश्चन पार्ट ए. क्वेश्चन इसका पार्ट ए है ये. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के. ये दोनों कॉपी कर लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. पढ़ के सुनाता हूँ. द क्वेश्चन इज 108 identical books have a mass of 30 kg. We have books and we have mass. Find, it has 2 parts. In the first part we have to find the mass of 150 such books, and in the second part I have to find the number of such books that have a mass of 20 kg. So just read the question again, identify the 2 quantities. 2 headings बनाओ. सर एक मास का बनाना है, एक बुक्स का बनाना है. बिल्कुल जबरदस्त. हमारे पास एक हेडिंग आ जाएगी बुक्स की,
तो मैंने पहली हेडिंग आइडेंटिफाई की, द फर्स्ट वन इज बुक्स, तो मैंने बुक्स लिख लिया। एंड देन इन द सेकंड हेडिंग जो है वो हमारे पास मास है, एंड द मास इज गिवन इज इन केजी, तो मैंने मास लिखा और ब्रैकेट में किलोग्राम लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के इसको फिल करता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 108 आइडेंटिकल बुक्स, तो 108 पहले आ जाएगा, and 108 identical books have a mass of 30 kg, so I will write 30 in the mass column and find the, now the first part is I have to find the mass. I have to find the mass. This means I have to find mass, so I will write m, introduce a variable, and the books are 150, so these are 150 books, so I will write 150 in place of books. Now I will identify which type of proportion is this. बुक्स को बढ़ाता रहूंगा तो उनका मास भी डेफिनेटली बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो आई विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी। सर ये बुक्स बुक्स में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 इसके 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों बिल्कुल एक साथ लिख देने हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूसरा पार्ट लिखना है? बिल्कुल, पहले एक सॉल्व करेंगे फिर दूसरा, आप दोनों एक साथ लिख लो, आप दोनों एक साथ लिख लो, डजंट मैटर, हम उसको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अगेन इक्वल्स टू, नाउ आई विल मल्टीप्लाई 108 एंड m, 108 multiply by m, and then I will multiply 150 and 30. Since I have to find the value of m, so this will be 150 multiplied by 30, and since this 108 is being multiplied, it will go on the other side and get divided. And now use your calculator to tell me the mass. Mass कितना आ रहा है? $41.66। 41.66 हो रहा है, तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 41.67 कर देते हैं। 41.67 kg is the right answer. Good, Bismarck. Since this is a word problem, तो एक आखिर में स्टेटमेंट भी लिख लेना कि 150 books will have a mass of 41.67 kg. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 यहाँ सॉल्व करते हैं। अगेन द हेडिंग्स विल बी द सेम, सिंस द क्वेश्चन इज सेम तो हेडिंग्स भी सेम होंगी, तो हमने वही हेडिंग्स यूज करनी है दोबारा, बुक्स और books and mass. Again we will read the question. The mass is in kg, so I will write mass and kg in bracket. The first part is the same na, so 108 identical books have a mass of 30, so this part will remain the same. And now the second part is I have to find the number of books. I have to find the number of books, so I will write b over here, and then how many, what is the value of the mass? The mass is 20 kg, so I will write 20 in the column of mass. It is a direct proportion question, so just go for cross multiplication. Equals to sign in between. I will multiply b with 30. बुक्स में क्या लिखा है सेकंड पार्ट में? 20 के साथ 20 के साथ मैंने b लिखा है। ओके। b multiplied by 30 and 108 multiplied by 20. And I will shift this 30 on the other side. So this will be 108 multiplied by 20 whole divided by 30. And just use your calculators now. और कितने क्वेश्चन होंगे? 72। We have one more question after that. 72 is the right answer. Good. Just write in a statement at the end. Statement जरूर लिखना, ठीक है?
लिख लिया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, आई एम रीडिंग आउट क्वेश्चन नंबर 2, यही बिल्कुल इसी तरह का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन अ बुक स्टोर 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on the shelf. वो ये कह रहा है कि आपके पास एक बुक स्टोर है, उस बुक स्टोर में एक शेल्फ है, उस शेल्फ में अगर मैं 50 आइडेंटिकल बुक्स रखूं तो वो जो 60 बुक्स है ना, दे विल ऑक्यूपाई लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। और फिर हमसे कह रहा है फाइंड, देयर आर टू पार्ट्स इन द क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ, and in the second part we have to find the number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 centimeter long. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्वांटिटीज का यूनिट भी गिवन है, तो थोड़ा वो यूनिट्स पे भी देखना पड़ेगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के दो हेडिंग्स आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सी हेडिंग्स आएंगी? इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, व्हाट विल बी द टू हेडिंग्स? Books in the like length. We have books and the first quantity is books Books and length. and the second quantity is length. Good. And what should be the unit of length? Length का कौन सा unit रखें? We have to take a one unit L. ना, तो we are meter. ठीक है, Meter, तो sir. हम लोग we are using length, the unit of meter, and 60 identical books occupy a length of 1.5 meter. So this is 1.5. Now comes the first part. The first part is the length occupied by 50 such books. I have to find the length, so I will use a variable that is L. And I have how many books? I have 50 such books, so I will write 50. The second step, identify the proportion. कौन सा proportion होगा? Number of books बढ़ाता रहूंगा तो length बढ़ेगी कि कम होगी? What do you think? बढ़ेगी। इसका मतलब है कि this is again a direct proportion question, तो direct proportion ही है। And the strategy direct proportion is cross multiplication, so I will just use cross multiplication. उसी तरह दो arrows बनाऊंगा इस तरह, equals to sign in between. I will multiply L with 60, so L multiplied by 60 Is equal to 50 multiplied by 1.5. 50 multiplied by 1.5. L is equal to 50 और multiplied फिर by 60 वहां चले जाए तो 50 times 1.5 upon 60. ठीक है, good. Use your calculators to tell me the length. 50 multiplied by 1.5 and then whole divided by 60. 1.25. 1.25. What will be the unit? Unit क्या होगा? Meter. 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 जबरदस्त. And since this is a word problem, just write a statement at the end. एक statement लिख लो. We have books, we have length, the length is in meter. The only thing which was different in this part is the length was given in centimeters. So since we have to make the unit same, so we converted this 80 centimeter into meter. And how did we convert it? We just divided with 100. 80 divided by 100 is 0.8. So the first part was the same. We have 60 books and the length of 60 book is 1.5 meter. And the second part was the question was asking us to find the number of books that has a length of 0.8 meter. So we wrote B since we have to find the books, and then in the column of length we wrote 0.8. And since it is directly proportional, so we use cross multiplication technique. 60 will be multiplied with 0.8 and B will be multiplied with 1.5. इसको मैं ठीक कर दूं थोड़ा सा. This will be 1.5. And then you will have to find the value of B, so you will shift this 1.5 on the other side and it will get divided and the final answer will be 32. So you will write 32 books will occupy a shelf length of 0.8 meter.
क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव टू हेडिंग्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये होमवर्क है, तुम लोग इसको होमवर्क में कंप्लीट कर लेना. Reading out the question is find the cost of 10 kg of tea leaves when 3 kg of tea leaves is cost $18. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसने ना लैंग्वेज वो कर दी, इस वजह से कंफ्यूजन हो गई है. तो हमारे पास है वही, सॉरी हेडिंग और मास होगा ना. बिल्कुल उसी तरह इसका बना लेते हैं कि पहले मास बना लेते हैं. तो मास और द मास इज इन केजीज, सो आई विल राइट केजी and the next will be cost. The next will be cost, that will be in dollars. तो cost और dollars बना लिया. बोलो. सिर्फ 18 लिखेंगे और 10 के साथ हम अब देखो क्वेश्चन को गौर से पढ़ो. क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि 10 kg of tea leaves when का मतलब जब, कंडीशन when के बाद शुरू हो रही है. when 3 kg of leaves cost 18, तो 3 kg कॉस्ट 18. तो पहले हम ये लिखेंगे, अगर हम क्वेश्चन को गौर से पढ़े ना तो वो इस तरह हो जाएगा कि 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 kg. तो 10 लिखूंगा और सिंस आई हैव टू मास तो मैं x लिख लेता हूँ और फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा क्योंकि जैसे जैसे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ वही हो जाएगा. ठीक. तो फिर 3 इसके आगे kg times x equals 10 kg times 18. X को अलग करना है तो 3 kg मान लीजिए 10 kg times 18 upon 3 kg. ठीक है. तो कितना आंसर आ जाएगा? बस कैलकुलेटर. चलो मैं कर देता हूँ, होमवर्क भी नहीं हो जाएगा. 60 आ रहा है. ठीक है. तो ज्यादा since इजी था बस. this will be 3 multiplied by x and we have मैं पार्ट, ठीक है मैं पार्ट बी भी बता देता हूँ. और x will be equals to 18 multiplied by 10 whole divided by 3 and this will be 3 times 1 is 3 and 3 times 6 is 18 and when 10 will be multiplied with 6 this will give us $60. So the cost of 10 kg is $60. Again, next part, this was part number 1 and we have a second part as well. Second part को भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं. ठीक है. mass and cost is in dollar. Now read the question carefully. A kg of sugar, again a kg of sugar, when b kg of sugar cost $C. So b kg of sugar is costing us $C. b kg of sugar has a cost of $C. What is a kg? तो a kg के लिए मैं दोबारा y लिख देता हूँ. ठीक है. तो दिस इज द ट्रिकी पार्ट. ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि a kg ऑफ शुगर व्हेन, सॉरी सर लेकिन इस हेडिंग सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व नहीं करना, वेरिएबल्स में ही आंसर आएगा इसकी, क्योंकि वैल्यूज नहीं है ना तो y की वैल्यू वेरिएबल में ही आ जाएगी. तो y मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा एंड c मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो दिस विल बी c मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b. यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा.